यूपीएससी प्रीलिम्स चीट कोड्स थ्रू लव लैंग्वेज। सो आज हम चीट कोड्स थ्रू लव लैंग्वेज का एपिसोड 3 डिस्कस करेंगे। और एपिसोड 1 एंड 2 के अंदर अभी तक हमने रेड फ्लैग्स को डिस्कस किया है। एपिसोड 3 में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट मेजर रेड फ्लैग्स को देखेंगे, ठीक है, वो भी लव लैंग्वेज में। सो आज का लव मैनुअल है, इमेजिन अ टॉक्सिक पार्टनर। एक ऐसा टॉक्सिक पार्टनर को इमेजिन कीजिए हु इज चीटिंग ऑन यू, ठीक है। एवरीथिंग इज गोइंग स्मूथ अंटिल वन डे दे कॉल यू बाय समवन एल्स नेम, ठीक है, किसी और का नाम गलती से, मतलब दो तीन पार्टनर थे, ठीक है, आपको कोई दूसरे पार्टनर के नाम से बुला दिया, ठीक है। कल मैं एबीसी के साथ, अरे मेरा मतलब है तुम्हारे साथ, सडनली थिंग्स डोंट एड अप, ठीक है, नेम्स, स्टोरीज, आइडेंटिटीज सब मिक्स हो जाता है। अब यार एक आदमी कितने कितने को संभाले, या एक औरत जो है वो कितने कितने को संभाले, ठीक है। तो उस टाइप की चीजें हैं। दैट्स नॉट अ स्मॉल मिस्टेक, दैट्स अ क्लियर आइडेंटिटी कंफ्यूजन। कंफ्यूजन हो गया कि किससे कौन सी बात की थी। दिस इज वेरी बॉलीवुड कोडेड, लाइक इन मूवीज वेयर द चीटिंग पार्टनर गेट्स caught because she mixes up dialogue, dates और names and the truth slips out, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है, ही और शी दोनों में से कोई भी अगर नाम गलत तरीके से ले लिया तो फिर काम खराब है। सो डायलॉग्स, डेट्स, नेम्स, द ट्रुथ स्लिप्स आउट, गलत नाम लिया और पकड़े गए, ठीक है। तो ऐसा ही यूपीएससी करता है। यूपीएससी कैसे करता है, ध्यान से समझो। यूपीएससी भी मिक्स कर देता है। कई बार मिनिस्ट्री कोई और होती है, उस मिनिस्ट्री को चेंज कर देता है। कभी कोई एजेंसी है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें जो है हेरा फेरी कर देता है। फिर या फिर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्ट्स है, वहां पे हेरा फेरी कर देता है। एंड इफ यू आर नॉट अलर्ट इट फील्स करेक्ट एट द फर्स्ट ग्लांस, बट लुक क्लोजली द नेम डज नॉट मैच द रोल, ठीक है। सो रोल कोई और चीज का होता है और नेम उसके साथ मैच नहीं कर रहा होता। फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री में देखिए, कभी कोई मिनिस्ट्री बता देता है कि ये मिनिस्ट्री है, और बट वो मिनिस्ट्री गलत होती है, उस पर्टिकुलर रोल के अंदर फिट नहीं बैठती। जैसे जो ये चिटिंग जो पार्टनर है वो जैसे करता है, वैसे ही लगभग हेरा फेरी में भी यही होता है। सो यूपीएससी स्टेटमेंट कंफ्यूज आइडेंटिटीज टू ट्रैप यू। जहां नाम और काम मैच ना करे वहां झूठ पक्का है, वहां झूठ पक्का है, आपको ये दिमाग में रखना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस के साथ मैं आपको दिखाता हूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूपीएससी का मिनिस्ट्री वाला जो रहता है, इसके अंदर 2025 के अंदर मिनिस्ट्री के दो क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसमें एक जगह पे ये लगा था एप्लीकेबल थी, बट एक जगह पे एप्लीकेबल नहीं भी था। सो 50-50 देखा गया 2025 के पेपर में। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका लगभग 80% जो है वो मिनिस्ट्रीज रॉन्ग होती थी। लेकिन 2025 के पेपर में दो क्वेश्चन थे, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो क्वेश्चन था राष्ट्रीय गोकुल मिशन से। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर शायद मिनिस्ट्री पूछी थी, या फिर एक क्वेश्चन था कोई रिन्यूएबल वाली मिनिस्ट्री थी। दोनों में से कोई एक एक मिनिस्ट्री और आई थी, वहां पे गड़बड़ की थी, वहां पे वो मिनिस्ट्री सही दी हुई थी, ठीक है। बट यहाँ पे मिनिस्ट्री जो ये 2025 का दूसरा क्वेश्चन था, वहां पे मिनिस्ट्री गलत थी। तो आपको अगर देखें तो 50-50 का 2025 के अंदर कॉस्ट बेनिफिट देखा गया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन देखिए, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब कैसे है आइडेंटिटी मिसमैच, कि नेशनल ऑटोमोटिव बोर्ड है, ठीक है, तो इसको कह दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। वहीं पे कोयर बोर्ड है, उसमें दे दिया हैवी इंडस्ट्री। अब सोचिए कोयर, कोयर क्या है, अरे भाई जैसे फूसा होता है, जैसे मान लो आपके ये नारियल के ऊपर का जो कोयर होती है उससे रस्सी बनती है, और है, तो क्या ये कोई हैवी इंडस्ट्री का काम है क्या? बात समझिए, ये एक एमएसएमई टाइप का काम है, बात समझ आ रही है। तो ये यहाँ पे चेंज कर दी है, ये एमएसएमई की होगी। वहीं पे नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होगी। वहीं पे ऑटोमेटिव जो इतना बड़ा काम है, ऑटोमेटिव बोर्ड है, ये हैवी इंडस्ट्री का काम है। तो तीनों के अंदर क्या है, सबका रोल अलग अलग है। सो आइडेंटिटी मिसमैच का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। सो आंसर यहाँ पे नन होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी कि किस तरीके से ये हेराफेरी होती है, यूपीएससी कैसे हेराफेरी करता है, ठीक है। जैसे एक नाम गलत ले लिया कि यार कि तुम्हारा नाम, जैसे जैसे यहाँ पे बोला था कि वन डे समवन एल्स नेम, किसी और का नाम ले लिया, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मिनिस्ट्री के अंदर ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो जनरली मिनिस्ट्री रॉन्ग होती है। 2025 के अंदर 50-50% का रेशियो रहा है। तो आगे से ध्यान रखना है, बस मेरा ये कहना है, यहां से आपको ध्यान रखना है, अटेंटिव होना है जब भी मिनिस्ट्री हो, ठीक है। नहीं आता तो उसको गलत माननी है। अगर एकदम आइडिया नहीं है, आप पढ़ के गए मिनिस्ट्री और आपको लगता है कि नहीं यार ये मिनिस्ट्री गलत हो सकती है, तो ज्यादा चांसेस है गलत होने के, ज्यादा चांसेस उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि यही ट्रेंड कह रहा है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज एक्सपेक्टेड दैट दी Majorana वन चिप विज अनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। इसमें जे जो है वो साइलेंट रहता है। सो Majorana बोलते हैं या मेजोराना बोलना है, जो बोलना है बोल दो आप,
ठीक है। फिर मेजोराना या मायोराना चिप हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द Amazon वेब सर्विसेज। अब यहां पे देखो, Amazon वेब सर्विसेज की जगह कोई और कंपनी भी हो सकती है, बात समझ आ रही है? तो नाम आइडेंटिटी मिसमैच वाली बात है, ठीक है। यहां पे आइडेंटिटी मिसमैच हो सकती है, नाम गलत ले लिया जा सकता है, ठीक है। तो यही एग्जामिनर आपके साथ करता है। तो यहाँ पे एक्चुअली में माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये न्यूज में था उस टाइम, करंट अफेयर में था 2025 के। बट अगर मान लो किसी से ये मिस हो गया, तो वो वहां पे ये सोच सकता है कि यार ये Amazon वेब सर्विस ये चेंज होने के चांसेस है, अगर सेकंड को वो गलत माने, ठीक है। सो आंसर 1 और 3 अपने आप आ जाता है। देखो थर्ड स्टेटमेंट अपने आप में बहुत जनरल स्टेटमेंट है, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग। तो डीप लर्निंग आपका सबसेट है मशीन लर्निंग का, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से डायग्राम से समझ सकते हो। यस, मशीन लर्निंग बहुत ब्रॉड है, उसके अंदर एक डीप लर्निंग एक कॉन्सेप्ट हो सकता है, और ये अनेबल करता है, एक्सपेक्टेड है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग में हेल्प करेगा। बात समझ आ रही है? तो ये कितने जनरल स्टेटमेंट है बाकी दो, और यहां पे गड़बड़ हुई है Amazon वेब सर्विसेज के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ आएगा। 2022 के क्वेश्चन में देखते हैं ये। इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया रॉन्ग नहीं है, बात समझ आ रही है? यहां पे आइडेंटिटी मिसमैच इंस्टीट्यूट पे नहीं है, ये आप अगर इस बात को समझे, ठीक है। सबको पता था कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविड 19 की वैक्सीन कोविशील्ड बनाई है, लेकिन यहां पे गड़बड़ क्या किया, mRNA प्लेटफॉर्म गड़बड़ है, यहां पे वायरल वेक्टर होगा, तो इसके कारण ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर ओवरऑल कहें कि अगर इस टाइप का स्टेटमेंट हो जहां पे अगर इंस्टीट्यूट भी दिया हो, तो इंस्टीट्यूट गलत नहीं होगा, बट फिर भी ये ओवरऑल स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस ज्यादा है। बात समझ आ रही है? तो अगर ये स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई करते हो, सो आंसर 2 और 3। सेम ऐसा ही कुछ देखिए, इस क्वेश्चन को मैं दो बार करवाऊंगा, दो अलग अलग चीट कोड में ये क्वेश्चन मैं यूज करूंगा। पहले इधर समझिए कि टी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट्स अ रेगुलेटरी बॉडी अटैच टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। अब मुझे अगर 100% पता है कि ये यही मिनिस्ट्री के अंडर है, तो मैं इसको सही मानूंगा। लेकिन मुझे अगर 99% भी पता है और 1% डाउट है, तो मैं डाउट ये रखूंगा कि ये रॉन्ग होगी। बात समझ आ रही है? जब तक आपको 100% नहीं पता हो कि यही मिनिस्ट्री है, तब तक आप उसको डाउट के अंदर रखिए। बात समझ आ रही है? आप उसको डाउट में रखिए, 99% में भी डाउट रखिए और इसको गलत मानिए। सेकंड को आप गलत मानते हैं तो आपका एक यहां पे एलिमिनेट होता है। उसके बाद कह रहा है कि टी बोर्ड का हेड ऑफिस सिचुएटेड है बेंगलुरु के अंदर। टी नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग वाले एरिया के अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, असम वाले एरिया में इंपॉर्टेंट है। तो हो सकता है या तो असम का कोई हेडक्वार्टर हो सकता है, या वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का कोई उधर कोई हेडक्वार्टर हो सकता है। बात समझ आ रही है? तो यहां पे बेंगलुरु के अंदर दिक्कत हो सकती है, नाम में गड़बड़ कर दी हो, कि बेंगलुरु में गड़बड़ हो गई हो। तो बात समझ आ रही है? अगर इसको मैं मानता हूं, तो थर्ड थर्ड आंसर इज 1 और 4। अब आप कह दोगे कि यार ये दुबई गलत कर दिया होगा। अब इसके अंदर आप बात समझिए, हेडक्वार्टर तो कोई भी चीज का एक होता है। द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु, ठीक है। यहां पे एक ही इंफॉर्मेशन होगी कि ये यहां पे होगा या नहीं होगा। बट ये देखिए कि द बोर्ड हैज ओवरसी ऑफिसेज एट दुबई एंड मॉस्को। तो आप ये समझिए कि यार ठीक है, दुबई एंड मॉस्को में एक ऑफिसेज हो सकते हैं, और हो सकता है इसके अलावा भी बहुत सारी जगह पे हो सकता है। और ये इंफॉर्मेशन इतनी स्पेसिफिक है कि इसको एग्जामिनर आपसे चाहता ही नहीं है कि आपको ये पता हो, बट वो चाहता है कि आपको हेडक्वार्टर जरूर पता हो। बात समझ आ रही है? आपको मिनिस्ट्री पता हो, वो ये चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि इसका ऑफिस कहां कहां पे है। अब सारे ऑफिस तो नहीं रटोगे, जहां जहां पे इसका ऑफिस होगा, फॉर एग्जाम्पल 50 कंट्री के अंदर इसका ऑफिस है, तो आपको हर ओवरसी ऑफिस का रटना पड़ेगा। ये तो गलत है। तो ये आप इसको अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे, तो ये स्टेटमेंट सही होने के चांसेस ज्यादा है और इसके गलत होने के चांसेस ज्यादा है। सो आंसर इज 1 और 4। इस क्वेश्चन को देखिए आप, ठीक है। ये 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स लाइसेंस फॉर द सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग इन द इंटरनेशनल वाटर। अब कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, ये कोई कमीशन है, ग्लोबल ओशन कमीशन ग्रांट्स। अब मान लो इसकी जगह कोई और दे रहा हो, ये बात समझ रही है? ये भी तो चांसेस है, ये ना दे रहा हो, कोई और इसकी जगह लाइसेंस दे रहा हो, तो यहां पे आइडेंटिटी मिसमैच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इंडिया हैज रिसीव्ड लाइसेंस फॉर द सीबेड मिनरल एक्सप्लोरेशन इंटरनेशनल वाटर, ठीक है, मिल गया होगा। रेयर अर्थ मिनरल आर प्रेजेंट ऑन द सी फ्लोर ऑफ द इंटरनेशनल वाटर, सबसे जनरल स्टेटमेंट, कोई गलत कर ही नहीं सकता। अगर 0.00001% भी अगर एक रेयर अर्थ भी मिल गया, तो ये बात सही होगी कि हाँ, सी फ्लोर पे आपको इंटरनेशनल वाटर पे रेयर अर्थ मिनरल मिल गए। तो ये स्टेटमेंट द मोस्ट जनरल स्टेटमेंट,
एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट जिसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होने का चांसेस है। और अगर आप एक्चुअली में देखें तो ग्लोबल ओशन कमीशन नहीं होगा यहां पे होगी आपकी इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, आईएसए। आईएसए इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जो लाइसेंसेस देती है अंडर यूएन क्लॉज। इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होती है, ये मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी में बताया हुआ है, ठीक है। वहां पे उसका एक आर्म है आईएसए, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, वो लाइसेंस प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट को आइडेंटिफाई कीजिए, आंसर इज 2 एंड 3। अगर ऐसे एग्जाम के 3-4 क्वेश्चन भी हमारे सही हो गए, आपको पता है 2-2 नंबर से, एक नंबर से, 0 पॉइंट कुछ नंबर से प्रीलिम्स नहीं होते लोगों के, ऐसे बहुत चांसेस है। तो हमें एक तो नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, नॉलेज के साथ हमें ये हथियार भी चाहिए, ये चीट कोड्स भी चाहिए। अब देखिए ये थोड़ा सा यहां पे आप और अच्छे से समझिए, इसी को और ज्यादा हम 2021 के क्वेश्चन में देखते हैं, 19 में देखते हैं। इसको देखो, द यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड हैदराबाद एज अ 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। बात समझ आ रही है? कितनी इंफॉर्मेशन है, हैदराबाद की जगह शायद किसी और को दिया हो, ये एक चांसेस है। दूसरा, ये यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड आर्बर डे फाउंडेशन, इनमें कुछ गड़बड़ की गई हो, इनके नाम में इनके आइडेंटिटी क्राइसिस हो सकते हैं। अब एक्चुअली में अगर मैं बताऊं तो आर्बर डे फाउंडेशन तो सही है, और इतना स्पेसिफिक यूपीएससी के एग्जामिनर के दिमाग में तब तक नहीं आ सकता आर्बर डे फाउंडेशन, जब तक वो आंसर नहीं है। बट गड़बड़ कहां है, यहां है, यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड, और यहां पे एक्चुअली में फाओ है। आप मानोगे नहीं, फाओ, फाओ एंड आर्बर डे फाउंडेशन है जिसने रिकॉग्नाइज किया था हैदराबाद एज ए 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन 2021 का है, 20 में इसको, ये करंट अफेयर था। अब ऑर्गेनाइजेशन मान लो याद नहीं रही हो उस टाइम, तो आप सीधा लगा सकते हो कि ये गलत है। जैसे ही आप इसको रॉन्ग कंसीडर करते हो, इसको आप रॉन्ग कंसीडर करते हो, आपका ऑप्शन डी आंसर अपने आप आ जाता है। अब आपको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हैदराबाद सिलेक्टेड फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ फॉर अ ईयर फॉलोइंग इट्स कमिटमेंट टू ग्रो एंड मेंटेन अर्बन फॉरेस्ट। कितना जनरल स्टेटमेंट है, तभी तो शायद दिया होगा इसको। बात समझ आ रही है? नहीं तो क्या होता, आप अगर इसको भी सही मानते और इसको भी सही मानते ना, आप आंसर ए करते कि हाँ ये रिलेटेड है इसलिए इसको मिला। बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे गड़बड़ होने के चांसेस है, यूएनसीडीएफ में गड़बड़ होने के चांसेस है, यहाँ पे कोई और ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिटी मिसमैच हो सकता है। इसको देखिए 2019 का क्वेश्चन, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी, तो ये हमारा फर्स्ट चीट कोड मैंडेटरी, कट कीजिए इसको। द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स 2010 वर फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रामसर कन्वेंशन। किसी और की रिकमेंडेशन में होगा, जैसे अगर यहां पे आंसर देखें ईपीए, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, रूल्स मोस्टली वही है, तो यहां पे गड़बड़ है, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर इज 3 ओनली। फर्स्ट को आप करेंगे तो भी ये 2 कट हो जाएंगे, फिर यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए ये कितना जनरल स्टेटमेंट है, द वेटलैंड कंजर्वेशन रूल्स ऑल्सो एनकम्पासेस द ड्रेनेज एरिया और कैचमेंट रीजन ऑफ द वेटलैंड एज डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। समझ आ रही है बात? ये लैंग्वेज आइडेंटिफिकेशन करना है, ठीक है। मैं एक बात हमेशा बोलता था 80-20 सीरीज में, मैंने एक अपने स्टूडेंट की बात को, मेरे पर्सनल मेंटी है, वो हमेशा एक बात बोलता था कि भैया मुझे जो ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर जो है बैरियर क्या है, मतलब बच्चे क्यों नहीं निकाल पाते, उसके बीच का बैरियर जो है वो लैंग्वेज है, ठीक है। जिस दिन हमें एग्जामिनर की लैंग्वेज समझ आने लग जाएगी ना, कि वो किस भाषा में यूज कर रहा है और कौन सी भाषा के अंदर वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो सकता है, उस दिन प्रीलिम्स निकल जाएगा। हमारा पूरा गेम लैंग्वेज को समझने में होता है। होता क्या है, हम किसकी लैंग्वेज समझते हैं, हम लैंग्वेज समझते हैं कोचिंग की। कोचिंग सेंटर्स के जो क्वेश्चंस है, मॉक एफएलटीज के अंदर हमारा पूरा दिमाग लगा हुआ होता है, हम उनकी लैंग्वेज पकड़ लेते हैं पूरी, और हम एग्जामिनर की, जो यूपीएससी का रियल एग्जामिनर है, उसको भूल जाते हैं, उसको साइडलाइन कर देते हैं, पीवाई की उसका भी दिमाग नहीं लगाते, और लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं कि इसका आंसर क्या है, ए बी सी डी, वो रट के बैठ जाते हैं। आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को समझना, कि किस टाइप की लैंग्वेज में किस टाइप के ट्रैप्स छुपे हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, स्टैंडर्ड मार्क फॉर अ ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड बीआईएस इज मैंडेटरी फॉर ऑटोमोटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। अब आप कहोगे भैया यहां पे मैंडेटरी आ गया, तो ये स्टेटमेंट आप कट करो, बिल्कुल कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर नीचे देखो,
एगमार्क इज ए क्वालिटी सर्टिफिकेशन मार्क इशूड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन। फाओ का यहां पे क्या ले देना है, तुम समझो इस बात को। ठीक है, चलो एग्रीकल्चर मार्क होगा, बट फाओ ये एक इंडिया के अंदर है और इसको फाओ कर रहा है इंटरनेशनल बॉडी। ये कहां से डाइवर्जेंस, कितना ज्यादा डाइवर्जेंस है इसके अंदर, ये बात समझ आ रही है। एग्जैक्टली अगर मैं बोलूं तो डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, डीएमआई यहां पे बॉडी होती है, डीएमआई करके बॉडी है वो। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब या तो इसका आंसर नीदर वन एंड नॉट टू होगा, या फिर इसका आंसर आपका वन ओनली हो सकता है। अगर आप अब यहां पे आपको देखो, ये है पूरा प्योर सोचने वाली चीज कि बीआईएस ने मैंडेटरी कर रखा है ऑटोमेटिव टायर्स एंड ट्यूब्स। अब आपको क्या देखना है, एक्सट्रीम कहां पे सही होंगे, जो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन हो, कहीं पे बहुत ज्यादा क्रिटिकलिटी, लाइफ जान मान का खतरा होने के चांसेस है, वहां पे कोई चीज मैंडेटरी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटोमेटिव टायर है, टायर्स है, तो टायर्स मान लो फट गए, कोई घटिया क्वालिटी के टायर्स हो गए, कितनी लोगों की जान जा सकती है। ट्यूब्स है, अगर प्रॉपर उसमें स्टैंडर्ड नहीं होगा, बात समझ आ रही है। कोई बस है, बस के अंदर मान लो टायर लगा हुआ है, 50 लोग एक बस के अंदर बैठते हैं, वहां पे अगर इसमें बीआईएस का मैंडेटरी नहीं होगा तो कितने लोगों की जान जा सकती है। अगर आप ये सोच पाते हो तो इस मैंडेटरी को हटा सकते हो, नहीं तो नीदर भी कर सकते हो। बट इसका आंसर एक्चुअली में वन ओनली है। अब ये देखो, ये इस तरीके से चीजें होगी जहां पे 100% कोई भी चीज सही गलत नहीं हो सकती, कॉस्ट बेनिफिट और प्रोबेबिलिटी का गेम है। बट यहां पे मैंडेटरी को आप देखो, मैंडेटरी या एक्सट्रीम को तब सही मानो, ये सही हो सकता है जब बहुत, जैसे मान लो नेशनल सिक्योरिटी की कोई चीज हो, वहां पे एक्सट्रीम्स भी सही होते हैं। जान मान या फिर प्रॉपर्टी, लोगों की जिंदगी खतरा, इस टाइप की चीजों में कोई भी चीज को मैंडेटरी कर सकते हैं। आपको ये मैंडेटरी को इस तरीके से रूल को समझना भी है। अब ये कुछ एक्सेप्शंस है, ठीक है, दो एक्सेप्शन है, मैं इसको फुल एक्सेप्शन तो नहीं मानूंगा, बट आप इनको एक्सेप्शंस कह सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लो ब्रिक्स का क्वेश्चन है 2025 का। अब यहां पे ये दोनों एक्सपेक्टेड थे, हर एक मतलब ऐसा बच्चा जो पढ़ के गया है, जो बेसिक करंट अफेयर है, दिस इज द पार्ट ऑफ आईआर का बेसिक करंट अफेयर, कि उस साल की जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी समिट्स होती है, आपको उतना तो पता होना चाहिए। अब मान लो किसी ने वो तैयार नहीं किया, तो फिर गड़बड़ है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्कशन में था कि ये 16th ब्रिक्स समिट है, वाज हेल्ड इन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रशिया इन कजान। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ये पूरा न्यूज में इसी के कारण था, क्योंकि इंडोनेशिया फुल बिकम मेंबर बन गया था ब्रिक्स का। अब मान लो कि अगर कोई इसको गलत मान ले कि नहीं गलत हो सकता है, सही है, यहां पे गड़बड़ हो सकती है, रशिया में नहीं होगी, कहीं और हो रही होगी, ठीक है, तो ये हो सकता है। इसलिए कहता हूं कि नॉलेज तो लगेगी ही लगेगी। अब चाहो तो आप वन को भी हटा सकते हो कि नहीं रशिया में नहीं होगी, कहीं और हुई, तो मान लो आप 2 3 पे पहुंच गए। आपने सेकंड को एलिमिनेट कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगी, आपके दो आंसर यहां पे आएंगे। अब थर्ड में देखिए, थीम की बात की जा रही है कि 16th ब्रिक्स समिट की एक थीम है। अब ब्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट अगर किसी को पता हो कि ये मल्टीलेटरलिज्म की बात करता है, इसका पूरा ध्यान मल्टीलेटरलिज्म की ओर है, मल्टीलेटरल वर्ल्ड चाहता है ये। ठीक है, तो मल्टीकल्चरलिज्म नहीं, मल्टीलेटरलिज्म, इतना ज्यादा यूपीएससी ने माइन्यूट 2025 के अंदर जो है वो चेंजेस किए। सो फॉर द नेक्स्ट, आप आगे अपकमिंग के अंदर जब भी कोई समिट हो और उसकी कोई थीम की बात हो, थीम को अच्छे से पढ़िए, वहां पे कोई ना कोई ट्रैप हो सकता है। ये यहां से हिंट है हमारे लिए आगे से। तो ये क्वेश्चन मैं एक्सेप्शन कहूंगा, क्योंकि यहां पे हो सकता है आप रशिया के कारण गलत कर दो, आप इंडोनेशिया के कारण गलत कर दो, इंडोनेशिया की जगह कोई और कंट्री हो, आइडेंटिटी मिसमैच के चक्कर में। बट यहां पे नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए मैं इसको एक्सेप्शन में रख रहा हूं। बट यहां पे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग था, और आंसर 1 और 2 ए आंसर यहां पे सही है। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए, ये भी एक्सेप्शन के अंदर मैं रखता हूं, 2017 का क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखिए यहां पे दो ऑर्गेनाइजेशन दी है, एक तो इनिशिएटिव है यूरोपियन यूनियन का, और एक इनिशिएटिव है कोऑर्डिनेटेड बाय वर्ल्ड रिसोर्स, डब्ल्यूआरआई एंड वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इतना तो हमें पता है कि यहां पे गड़बड़ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू यहां पे। और इसके पीछे एक और आपको रूल बताता हूं, जो मैं आगे जब ग्रीन फ्लैग्स करवाऊंगा वहां पे बताऊंगा। यूरोपियन यूनियन यूपीएससी का फेवरेट है, यूपीएससी का फेवरेट है यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन सही होने के चांसेस फिर भी ठीक ठाक है, बट थर्ड रॉन्ग होगा, 1 और 2। तो आप अगर बहुत जल्दबाजी कर दो तो वन को पहले ही एलिमिनेट कर दो, यूरोपियन यूनियन की जगह कोई और होगा, भैया ने कहा था, ये हमने देखा था। लेकिन आप नीचे देखिए, आपको जब देखो, कई बार होता है ना कि जिंदगी के अंदर क्या होता है, एक चीज आप बेसिक समझिए,
और एथिक्स में भी आप ये चीज पढ़ेंगे। मान लो दो रास्ते हैं, ठीक है, और आपको दोनों में से कोई एक रास्ता चुनना है और दोनों ही रास्ते बुरे हैं, तो आप कैसे चूज करोगे कि यार इनमें से कोई एक रास्ता चूज करना ही है, ए और बी में? तो आप ये देखोगे मिनिमम हार्म किसके अंदर है। वैसे ही अगर ये दो आप आइडेंटिफाई करते हो कि यहां पे गड़बड़ है, बात समझ आ रही है, तो 2 और 3 सबको तो हटा ही नहीं सकते ऑप्शन के थ्रू। अब दोनों में से कोई एक तो सही है ही, ऐसा लग रहा है साफ। तो आपको फिर ये देखना है कि ज्यादा गलत होने के चांसेस किसके हैं, तो थर्ड के ज्यादा होने, गलत होने के चांसेस ज्यादा है, तो थर्ड को आप एलिमिनेट करेंगे। ये रिलेटिव सेंस के अंदर भी एनालिसिस आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है 2016 के क्वेश्चन। मैं इनको फिर भी एक्सेप्शन नहीं मानता बिकॉज ये बहुत बेसिक का पार्ट है, बट मेरा काम है आपको दोनों तरफ की पिक्चर्स दिखाना, नॉट ओनली जस्ट एक पिक्चर दिखाना कि देखो ये लगते हैं, ऐसे लगते हैं। मैं मानता हूं कि 100 में से 80 क्वेश्चन के अंदर लगते हैं, लेकिन मेरा ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि आप मुझे देख रहे हैं। मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो 20% को भी मैं आपको बताऊं, और फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपको ये 80 या 20 किस पे जाना है। दैट्स योर डिसीजन। आपको ये लगाने हैं, नहीं लगाने, दैट्स ऑल अप टू यू। इट्स नॉट माई वर्क इज टू टेल यू, दिखाना आपको कि यार ये चीज ऐसे होता है और इतना लग रहा है और इतना नहीं लग रहा। मोस्टली लोग यूट्यूब पे कर क्या रहे हैं, वो एक तरफा कहानी बता रहे हैं कि देखो लगता है, लगता है, लगता है, लगता है, कभी एक्सेप्शंस की बात नहीं करते। इसीलिए मैंने ये सीरीज बनाई और इस तरीके से इस पे पूरा मेहनत करके आपको एक्सेप्शंस भी ढूंढ ढूंढ के निकाल के बताया कि देखो एक्सेप्शंस भी है। मुझे आपको रियलिटी यहां पे बतानी थी। अब डिसीजन आपका है। जैसे ये देखिए, ये आईएफसी मसाला बॉन्ड का क्वेश्चन था 2016 का। द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन विच ऑफर्ड दीज बॉन्ड्स इज अ आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब देखो आईएफसी है, आईएफसी है, अब कह रहा है कि ये आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक है। ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ सबसे बेसिक है, मतलब एक यूपीएससी एस्पिरेंट आईएमएफ वर्ल्ड बैंक तो पढ़ के जाता ही है। जब आप वर्ल्ड बैंक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड बैंक के कितने आर्म्स है। मिगा है, ठीक है, आपका आईबीआरडी है, ठीक है, आपका ये आईएफसी है, ये सब आर्म्स है वर्ल्ड बैंक के। बात समझ आ रही है? तो ये बेसिक है। अब आप कहते हो कि नहीं ये नहीं है, इसका वर्ल्ड बैंक की जगह कुछ और चेंज कर दिया हो सकता है। बट एक चीज और बता दूं, वर्ल्ड बैंक भी यूपीएससी का फेवरेट है। तो वर्ल्ड बैंक को, यूरोपियन यूनियन को, इनको काटने से पहले थोड़ा सोचना कभी भी। मैं वैसे बताऊंगा इसके बारे में डेडिकेटेड, आगे एपिसोड्स में बातें आएगी, एक एक बात आएगी, टेंशन ना लो, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, नो स्टोन अनटर्न्ड। बट मेरा यहाँ पे कहना है कि आप इसको एक्सेप्शन भी मान सकते हो। मेरे को ये भी बताना है कि देखो यहाँ पे गलत हुए हैं क्वेश्चन, अगर आप प्रॉपर इसी की तरफ से जाओ। बट ये बेसिक है, नॉलेज का पार्ट है। दीज आर दी रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एंड आर सोर्स ऑफ डेट फाइनेंसिंग। ठीक है, रूपी डिनोमिनेटेड है, मसाला बॉन्ड है, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। मसाला नाम हमारे स्पाइसी से लिया हुआ, ठीक है, रूपी डिनोमिनेटेड ही होंगे, ये सही है। आंसर इज बोथ 1 and 2। यहां पे देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखिए, आईएमएफसी डिस्कस मैटर्स ऑफ कंसर्न अफेक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी, एडवाइजेस द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स वर्क। तो ठीक है, कोई ऐसी कोई कमेटी होगी, मॉनेटरी से रिलेटेड ही है, और ये बिल्कुल कन्वर्ज हो रहा है इसके अंदर कि आईएमएफ को ये एडवाइस दे रही है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट यहां पे किसी को दिक्कत हो सकती है कि ये वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। बट यह बात समझिए, आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। मैं आपको एक चीज यहां से सिखाना चाहता हूं, देखिए मेरी बात, इस स्टेटमेंट को पूरा ध्यान से देखिए, एकदम अच्छे तरीके से। ये क्या कह रहा है कि द वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज अ ऑब्जर्वर इन द आईएमएफसी मीटिंग। यहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि वर्ल्ड बैंक ओनली पार्टिसिपेट, मतलब वर्ल्ड बैंक ही है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। आपको पता होगा कि ऑब्जर्वर स्टेटस बहुत सारे लोगों को मिल सकता है, बहुत ऑर्गेनाइजेशंस को मिल सकता है, बहुत सारी कंट्रीज को मिल सकता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरी नहीं है कि वो मेंबर रहे, बट ऑब्जर्वर स्टेटस तो मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन उठा के देख लो, इंटरनेशनल, रीजनल, कोई भी ब्लॉक उठा के देख लो, उसमें यूएन आपको ऑब्जर्वर देखने को मिलेगा। सो यूएन, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये हर जगह कहीं ना कहीं अपना जो है वो कह सकते हैं कि फुटप्रिंट्स रखते ही हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट आप कहते हो नहीं ये तो नहीं होगा, आप अगर ओवर थिंक कर दो कि वर्ल्ड बैंक पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर, नहीं नहीं, वर्ल्ड बैंक नहीं पार्टिसिपेट करता हुआ। अगर यहां पे ये लिखता तो वर्ल्ड बैंक ओनली पार्टिसिपेट एज ऑब्जर्वर, तो दिक्कत थी। बट स्टेटमेंट बहुत जनरल लैंग्वेज का है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो आप वर्ल्ड बैंक देखोगे, भैया ने कहा काट दो। इसलिए कहते हैं नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो चीट कोड लगाने के लिए भी आपको बहुत अच्छा एनालिसिस करना पड़ेगा। इवन दो आप मुझसे सुनने के बाद भी ये क्वेश्चंस खुद कीजिए,
मेरा आपको ये एडवाइस रहेगी, तभी जाके ये इंटरनलाइज होंगे आपके अंदर। आंसर इसका बोथ 1 एंड 2 है। और दूसरी बात, एक बात और बताता हूं मैं आपको, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक का एक 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 रिलेशनशिप है। अगर आपको पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको वर्ल्ड बैंक का अगर मेंबर बनना है ना, तो पहले आपको आईएमएफ का मेंबर होना जरूरी है आपका। तो आपको पता होना चाहिए कि आईएमएफ की अगर कोई चीज होगी, वहां पे वर्ल्ड बैंक ऑब्जर्वर हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये नॉलेज पार्ट है, इसीलिए मैं इनको फिर भी एक्सेप्शन नहीं कंसीडर कर रहा। बट फ्रॉम, अगर आप इतना ही लिटरल मीनिंग ले रहे हैं, लिटरल वर्ड टू वर्ड एक एक बात उठा रहे हैं, तो आपके लिए मैं इसको एक्सेप्शन कंसीडर कर रहा हूं। ठीक है, तो आपको इंट्यूशन, आपको क्वेश्चन वाइज भी थोड़ी सी दिमाग, पेशेंस रखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि क्या चीज कहां पे लगेगा और कहां नहीं लगेगा, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और ये बहुत इजी है, कुछ नहीं है। लास्ट 5-7 साल के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करो, आपको समझ आने लगेगा। आप खुद ये लैंग्वेज से बहुत जल्दी रूबरू हो जाएंगे। देखिए अगला, देखिए ये अभी हम एक ही हेडिंग में देख रहे हैं, वो आइडेंटिटी मिसमैच के अंदर ही ये सब सब जो है वो चीट कोड्स है, लाइक रॉन्ग चेयर एंड रॉन्ग पावर। ये यूपीएससी का फेवरेट है। यूपीएससी यूजेस सेम ट्रैप बाय कंफ्यूजिंग हु हैज अ पावर, हु डज व्हाट, हु कंट्रोल्स हु। दिस इज अ रॉन्ग चेयर, रॉन्ग पावर। The role sounds official, but the power assigned to the wrong body, just like that a toxic relationship, right role, wrong person. जिसका नाम उसी को साजे, वरना रिलेशनशिप भी टूटेगा, आंसर भी गलत होगा। सो रॉन्ग चेयर रॉन्ग पावर कैसे, इसको देखिए 2025 का क्वेश्चन, ध्यान से समझना, यूपीएससी का सबसे फेवरेट है ये, पॉलिटी में तो बहुत लगता है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज as to whether member of a house of the people has become subject to disqualification under 10th schedule, प्रेसिडेंट, जब भी कोई पोस्ट आए पॉलिटी के अंदर, प्लीज उसको राउंड कीजिए। बात समझ आ रही है? यहां प्रेसिडेंट की जगह स्पीकर, जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे, वही बात है यहां पे। ठीक है, जिसका नाम उसी को साजे, वरना रिलेशनशिप भी टूटेगा, आंसर भी गलत होगा। ठीक है, रॉन्ग चेयर रॉन्ग पावर, रॉन्ग चेयर रॉन्ग पावर। सो प्रेसिडेंट यहां पे गलत है, यहां पे स्पीकर होगा। ठीक है, स्पीकर, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। देर इज नो मेंशन ऑफ अ वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी मेंशन है थ्रू अमेंडमेंट। ठीक है, सो ये रॉन्ग है, जो आंसर इज नीदर वन एंड नॉट टू। यहां पे देखिए 2024 के क्वेश्चन में, इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु रिकॉग्नाइज एंड डिक्लेयर एनी कम्युनिटी ऑफ द स्टेट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। हमें फोकस करना है गवर्नर पे। अब गवर्नर की जगह चेंज क्या हो सकता है? प्रेसिडेंट, यही किया है, ये गलत है स्टेटमेंट। A community declared as a scheduled tribe in a state need not be so in another state. हो सकता है एक स्टेट के अंदर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब हो और दूसरे स्टेट में शेड्यूल्ड ट्राइब ना हो, ऐसा ही ओबीसी एससी में होता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, आंसर इज टू ओनली। इधर देखिए 2016 का क्वेश्चन, चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी किसके लिए काम करता है? सीएम के लिए काम करता है। बात समझ आ रही है? सीएम के लिए काम करता है, तो गवर्नर यहां पे रॉन्ग है, गवर्नर की जगह यहां पे सीएम होगा, चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट। रॉन्ग पावर, रॉन्ग चेयर रॉन्ग पावर, रॉन्ग चेयर रॉन्ग पावर। द चीफ सेक्रेटरी इज इन स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। तो इनका टेन्योर फिक्स नहीं होता, बिकॉज सीएम के अंडर काम करते हैं, तो प्लेजर प्रिंसिपल है कि भैया सीएम का मन है तो रखेंगे, चीफ सेक्रेटरी नहीं रखेंगे तो हटा सकते हैं उनको। समझ आ रही है बात? तो ये भी गलत है, आंसर इज नीदर। इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इकोनॉमिक्स में हमने बहुत डिस्कस किया इसके एमपीसी के बारे में 80-20 सीरीज में। इट डिसाइड द आरबीआई बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, ओके। इट हैज 12 मेंबर्स बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई एंड इज रिकंस्टिट्यूट एवरी ईयर। ठीक है, इट्स फंक्शन इज अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अरे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, रॉन्ग चेयर रॉन्ग पावर, 3 गलत। अब सेकंड में देखिए, इट हैज 12 मेंबर बॉडी इंक्लूडिंग द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज रिकंस्टिट्यूट एवरी ईयर, तो इनमें भी गड़बड़ है, इसलिए 2 भी गलत होगा, आंसर इज 1 ओनली। मुझे लग रहा है कि आपको चीजें इंटरनलाइज हो रही है, समझ आ रही है। हेडक्वार्टर स्वैप, ये हमने ऑलरेडी क्वेश्चन देख लिया वैसे इसका, बट मैं आपको फिर से दिखाता हूं कि हेडक्वार्टर के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। आइडेंटिटी मिसमैच कैसे हो रहा है? नाम ही बदल देते हैं, जगह ही बदल देते हैं, ढूंढते रह जाओ। यूपीएससी यूज द सेम ट्रिक विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर लोकेशन। Look familiar, sounds right, but location is misplaced, just like a relationship. Right identity, wrong place.
डेफिनेशन मस्ट बी रीड केयरफुली टू अवॉइड ब्लफ। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी देखा है, बेंगलुरु में गड़बड़ हेडक्वार्टर, यहां पे कोलकाता होगा, कोलकाता वेस्ट बंगाल। 3 इज रॉन्ग, बाकी तो आंसर आपको पता ही है। कॉन्सेप्ट स्वैप, भाई साहब ये बड़ा गजब का है, बट इसमें बहुत ज्यादा केयरफुल ध्यान रखना है, ये थोड़ा रिस्की है, इट्स रिस्की, ये थोड़ा रिस्की है। और हर क्वेश्चन में लगे मैं कह नहीं सकता, बट रिस्की है थोड़ा सा, लेकिन रिवॉर्डिंग भी है, काफी रिवॉर्डिंग है। लाइक यूपीएससी फ्लिप्स द डेफिनेशन ऑफ अ सिमिलर कॉन्सेप्ट, फ्लिप कर देगा। कॉन्सेप्ट स्वैप, आइडेंटिटी मिसमैच, in comparison based question, UPSC gives correct feature but swaps them between the two concepts using words like unlike, whereas, features correct but swapped, definition and feature must be read carefully to avoid bluff। देखिए यहां पे ये क्या किया, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर से मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं कि इसमें देखिए रेन फॉरेस्ट एंड ओशियंस, इनको स्वैप कर दिया है। यहां पे ओशन आना चाहिए, यहां पे रेन फॉरेस्ट आना चाहिए। ये अबाउट 50% है इसलिए सही है, ठीक है। वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड हाइयर ऑक्सीजन देन एटमॉस्फेरिक एयर, तो देन एटमॉस्फेरिक एयर यहां पे होना चाहिए, और वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर आपका यहां होना चाहिए, ये दोनों को चेंज कर दिया, सो आंसर होगा 2 ओनली। इधर देखिए चलो, बैलिस्टिक मिसाइल आर जेट प्रोपेल्ड एट सबसोनिक स्पीड थ्रू आउट देयर फ्लाइट व्हाइल क्रूज मिसाइल, तो यहां पे स्वैपिंग क्या हुई, दो यहां पे एंटिटी थी, पैरेलल कॉन्सेप्ट्स थे, क्रूज मिसाइल एंड बेसाल्टिक, बेसाल्टिक क्या, ज्योग्राफी पढ़ा पढ़ा के बेसाल्ट याद है, बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो ये यहां पे आएगा और ये यहां पे आएगा, चेंज कर दिया, गलत है। यहां पे क्या किया, अग्नि 5 इज अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक वाइल ब्रह्मोस, तो इसको यहां पे कर दिया, इसको यहां पे कर दिया, आंसर इज नीदर वन नॉट टू। इधर देखिए ये क्वेश्चन तो दो है, ये एक 2022 का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है 2024 का है, सेम किया स्पोर्ट्स का क्वेश्चन, इवन मैंने इस पे रील भी बनाई है स्पोर्ट्स के क्वेश्चन के ऊपर, इवन मेरी रील है ऑलरेडी चीट कोड्स के अंदर, आपने बहुत पसंद की थी इस रील को, मुझे याद है अच्छे से। गड़बड़ कहां पे की, ध्यान से समझिए। 44th चेस ओलंपियड का बहुत ज्यादा न्यूज में था, 2022 23 का पेपर है ये, शायद 23 में पूछा था ये क्वेश्चन, बहुत बहुत ज्यादा ये न्यूज में था, ठीक है। तो पता था कि हाँ भाई चेस ओलंपियाड हो रहा है इंडिया में पहली बार, इंडिया के अंदर, ठीक है। थम्बी इसका मेस्कॉट है, ये भी पता है। अब ट्रॉफी का नाम किसने रटा होगा, सोचो, ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम इन अ ओपन सेक्शन, उसके लिए वेरा मांचिक कप, ठीक है। ट्रॉफी फॉर द विनिंग टीम विमेन सेक्शन इज हैमिल्टन रसल कप। अब किसी ने ये सोचा हो कि ये दो जगह पे ट्रॉफी का नाम दिया हुआ है, इनमें स्वैपिंग हो गई कि भैया ये हैमिल्टन रसल वाला है, ये ओपन सेक्शन में होगा, और ये वीरा मांचिक कप है, ये विमेन सेक्शन का हो सकता है। अगर ये सोच ले तो आंसर होगा ओनली 2, पहले दो सही है, ये दोनों रॉन्ग है। सेम यही किया 2024 या 25 में। ये क्वेश्चन एक और है स्पोर्ट्स का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा 24 या 25 किसमें है। सेम वही मैन विमेन के अंदर गड़बड़ की है, शायद उसमें था स्कोर्स, ठीक है। स्कोर्स दिए हुए थे कि मेन में इतने स्कोर से हारा, विमेन वाले सेक्शन में इतने स्कोर से फाइनल मैच जीता गया, दोनों को स्वैप कर दिया, सेम वही किया। तो मैं वही कहता हूं यूपीएससी अपने ट्रेंड के ऊपर रहता है, 22 मतलब 2023 के क्वेश्चन में वही था, और शायद 2025 के क्वेश्चन के अंदर भी वही गड़बड़। समझ रहे हो आप मेरी बात। अब ये थोड़ा रिस्की है, यहां पे रिस्की है, मैं मानता हूं ये दोनों क्वेश्चन में, मतलब ये तीनों क्वेश्चन में थोड़ा सा रिस्क है। ऐसा नहीं है कि यहां पे इतना ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं, बट थोड़ा रिस्की है। देखो यहां पे कंपैरिजन चल रहा है मिताक्षरा एंड दया भागा, यहां पे भी कंपैरिजन चल रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, और यहां पे भी कंपैरिजन चल रहा है, इसका मतलब कंपेयर तो करना ही करना है। अब यहां पे जब हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो एक चीज समझिए, एक तो हिस्ट्री है, दूसरा कंपैरिजन चल रहा है, तीनों कंपैरिजन तो चेंज नहीं हो सकते, बात समझ आ रही है। अगर तीनों चेंज होते तो यहां पे आंसर नन होता, नन नहीं है, इसका मतलब क्या है, नन के क्लोज आंसर होगा, नन नहीं होगा तो नन के क्लोज होगा, तो हाई चांसेस होंगे कि यहां पे आंसर या तो 2 ओनली होगा या 3 ओनली होगा। ये बात समझ आ रही है। और यहां पे भी वही किया है कि जैसे मान लो ये कंपैरिजन सही है, ये दोनों कंपैरिजन, ये दोनों कंपैरिजन गलत है, इसमें तो कॉन्सेप्ट स्वैप नहीं किया, इसमें तो कॉन्सेप्ट ही उल्टा लगा दिया, बहुत ही वियर्ड कर दिया कि भैया सिविल लॉ होता है अपर कास्ट के लिए होता है लोअर कास्ट, ये लोअर कास्ट अपर कास्ट से रिलेटेड है ही नहीं, ये तो रीजन वाइज है, ज्योग्राफी वाइज है। असम वेस्ट बंगाल में दया भागा होता है, मिताक्षरा ऑल इंडिया में होता है, ऐसे इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, रीजन बेस्ड कॉन्सेप्ट है।
अपर कास्ट लोअर कास्ट से, तो पूरा पूरा का सिस्टम ही घुमा दिया और यहां पे उल्टा कर दिया। तो ये स्वैपिंग करता है, थोड़ा सा क्लोज है, बट इतना समझो कि आपको ये आइडिया लगना चाहिए कि जब हमें स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट पता है कि तीन, यहां पे तीनों में स्वैपिंग हो सकती है, तो तीन कॉन्सेप्ट दिए हुए, दो कॉन्सेप्ट दिए हुए में स्वैपिंग है, तो नन आंसर होना चाहिए, बट नन नहीं है ऑप्शन में, मतलब क्लोज होगा नन के, तो एक सही होगा कोई तीन में से। हाई चांसेस ये रहेंगे, दो सही होने के चांसेस कम है, बिकॉज मिनिमल यहां पे आपको चेंजेस, मतलब मिनिमल जो है ऑप्शन में आपको जाना है। इधर देखिए, adenovirus have a single stranded DNA genomes, whereas retrovirus have double stranded swap. अब ये यहां पे नॉलेज से होगा कि कॉमन कोल्ड इज समटाइम कॉज्ड बाय अडिनोवायरस, whereas एड्स इज कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस। अब ये अगर नॉलेज से पता है कि हाँ भाई एड्स जो है वो आपका रेट्रोवायरस ही होता है और अडिनोवायरस बेसिक पता हो, तो आप इसको टू ओनली कर सकते हो, नहीं तो आप नीदर करोगे। तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप यहाँ पे फिर यहाँ पे भी वही चीज लगाओगे तो नीदर हो सकता है, बट इसका आंसर टू ओनली है। ठीक है, तो इसलिए कहता हूं कि नॉलेज प्लस एलिमिनेशन दोनों काम आएंगे, सिर्फ एलिमिनेशन से नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एलिमिनेशन से ये दिक्कत हो जाती है। इधर देखिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी में एग्यूमेंटेड रियलिटी की बात हो रही है और यहां पे वर्चुअल रियलिटी की बात हो रही है, फिर यहां पे एआर वीआर वही बात हो रही है। अब इसके अंदर भी स्वैपिंग हुई है, बट चारों में तो स्वैपिंग नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो बात, तो नन नहीं होगा, नन तो नहीं होगा, बात समझ आ रही है। अब नन नहीं होगा तो अब इसमें देखिए, पढ़िए एक बार लैंग्वेज। इन एग्यूमेंटेड रियलिटी अ सिम्युलेटेड एनवायरमेंट इज क्रिएटेड एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली शट आउट। रियलिटी को ऑग्यूमेंट किया आपने, ठीक है, एंड फिजिकल वर्ल्ड इज कंप्लीटली आउट, मतलब आपने रियलिटी को ऑग्यूमेंट किया तो मतलब रियलिटी के क्लोज होंगे, और आपने फिजिकल वर्ल्ड को ही कंप्लीटली शट आउट कर दिया, फिर ऑग्यूमेंट रियलिटी कैसे होगी? ये अपने आप ऑप्शन के लैंग्वेज के अंदर ही कॉन्ट्रडिक्शन है। वैसे ही वर्चुअल है, उसमें जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर आर प्रोजेक्टेड ऑनटू अ रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जो चीज वर्चुअल है वो रियल लाइफ ऑब्जेक्ट कैसे? बात समझ आ रही है, मतलब यहां स्वैपिंग हुई है, अगर ये आइडेंटिफाई कर पाओ तो गेम आपके लिए इजी है, नहीं तो डिफिकल्ट है। ये दोनों में स्वैप हुआ है, बिकॉज आप रियलिटी को ऑग्यूमेंट वर्ड को पकड़ो और वर्चुअल वर्ड को पकड़ो, तब जाके इनको देखो तो ये दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्ररी है। तो आपको यहां पे हाई चांसेस लगने चाहिए कि वन एंड टू दोनों गलत है। अगर आप वन टू को गलत मानते हो, तो अब या तो आप फोर पे जाओगे या फिर आप थ्री एंड फोर पे जाओगे, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे जाओगे। चार के अंदर गेम ये रहता है, यहां पे हिस्ट्री का था इसलिए कहा था कि मिनिमम होगा, लेकिन जब चार यहां पे हो तो दो सही होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए कहता हूं कि एक चीट कोड, इसलिए आधी अधूरी जानकारी नहीं चाहिए। यहां पे हम जो स्कैटर्ड चीट कोड्स देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे है और है, ठीक है, एक्चुअली में जो लोग जो कोचिंग के अंदर पढ़ाते हैं ना, आजकल कोचिंग्स के अंदर भी ये इंक्लूड कर लिया है, जहां पे कोचिंग्स में, पर्टिकुलर कोचिंग्स के अंदर ये सब अच्छे से समझाते हैं, तो वहां पे क्या है, हर तरीके से चीजों को डिटेल में समझाते हैं, जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। बात समझ आ रही है? लेकिन जो खुलेआम चल रहा है उसके अंदर आपको ये सब चीजें नहीं बताई जाती, सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको दिखाए जाते हैं, जिससे आपको क्या है कि एक्चुअली में पता नहीं चलता कि यार कहां पे लगेगा, कहां नहीं लगेगा, और कहां पे कौन सी ट्रिक लगानी है और क्या समझना है, कैसे डिसीजन लेना है। जैसे यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन था तो डिसीजन अलग तरीके से लिया जाएगा, बट यहाँ पे साइंस का था क्वेश्चन, तो आपको अलग तरीके से यहाँ पे डिसीजन लेना पड़ेगा। इसका डिसीजन मेकिंग यहाँ पे नहीं लगेगा। ये कब पता चलेगा? जब आप डिटेल में अच्छे तरीके से चीज को समझे। मैं कह रहा हूं, जिस मैं बता रहा हूं, ये वर्थ ऑफ, मतलब जो कोचिंग सेंटर के पेड कोर्सेज है उससे भी ज्यादा वर्थ ऑफ है, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज को आपको न्यूट्रल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बात समझ आ रही है? सो आंसर इज थ्री एंड फोर। इस क्वेश्चन को देखिए, जागीरदार एंड जमींदार। क्या किया? जागीरदार को जमींदार के साथ कर दिया, जमींदार का डिस्क्रिप्शन जागीरदार के साथ कर दिया। लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार, जमींदार स्वैप कर दिया, आंसर इज नीदर वन नॉट टू। यही कर रहा है 2019 का क्वेश्चन। अब मिसप्लेस्ड रूट्स, ये यूपीएससी का फेवरेट है, और ये मुझे लास्ट 30 ईयर्स में देखने को मिला है। मतलब 30 साल में मैं क्वेश्चन ढूंढता रह गया, मुझे कोई एक क्वेश्चन मिला हो तो मिला हो, मतलब एक से ज्यादा तो क्वेश्चन मिला ही नहीं इस कॉन्सेप्ट का, मिसप्लेस्ड रूट का। यूपीएससी यूज दिस एग्जैक्ट ट्रैप इन सब्जेक्ट लाइक एनवायरमेंट, ज्योग्राफी एंड एग्रीकल्चर। करेक्ट स्पीशी नेम बट रॉन्ग ओरिजिन एंड नेटिव प्लेस। जहां जहां पे कोई चीज का नेचुरल हैबिटाट, नेटिव प्लेस की बात होगी,
वो गलत है। रूट्स आर मिसप्लेस्ड, मतलब उसका जो नेटिव जगह है, रूट्स है, वो मिसप्लेस्ड है। जिस चीज की जड़ ही गलत हो वो स्टेटमेंट तो गलत होगा ही। जड़ ही गलत है तो स्टेटमेंट गलत होगा। ये आइडेंटिटी मिसमैच में ही हम सारे देख रहे हैं। मिसप्लेस रूट्स हो गया, रॉन्ग चेयर, रॉन्ग पावर हो गया, वैसे ही ये मिसप्लेस रूट ये तो बहुत जगह काम आता है। जैसे ये देखो, एक तरफ कंट्री दे दी और एक तरफ बता दिया कि नेचुरल हैबिटाट में एनिमल फाउंड होते हैं। योर ये यूपीएससी का ट्रेंड है कि जहां जहां नेचुरल हैबिटाट की बात हो या फिर ये इसका यहां का इसका नेटिव है, वो स्टेटमेंट्स रॉन्ग होते हैं जनरली। 30 साल में देख लो। तो ब्राजील का ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डीआरसी का है, ठीक है। एल्क की बात करूं तो ये इंडोनेशिया का है जहां तक मुझे याद है, और इंद्री की बात करूं तो ये शायद मेडागास्कर का है। ठीक है, तो ये क्या किया, इधर मेडागास्कर है और ये इंडोनेशिया का है और ये ब्राजील नहीं है, यहाँ पे डीआरसी। आंसर इज नन। 2024 का क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, सेम यही मिसप्लेस्ड रूट लगेगा। आप मुझे बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या होगा। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों का हेल्प हो सके। जो लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हो पाते, उन लोगों के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। और ये बिल्कुल फ्री है यार, इसमें कुछ भी मैंने आपसे नहीं मांगा, पूरी मेहनत के साथ। तो यार अगर आपको इनिशिएटिव सच में अच्छा लगा हो तो जितना ज्यादा हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इसका आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में मिलिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बहुत ही शानदार और लेवल हाई के आपको मैं चीट कोड्स बताने वाला हूं, वो भी रेड फ्लैग्स के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।